हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में, उन सभी को सीखने के बाद का एक एप्लीकेशन है। किस चीज का एप्लीकेशन है कि मांग और पूर्ति का विश्लेषण जो हम लोगों ने सीखा है, डिमांड और सप्लाई एनालिसिस जो सीखी है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता और उसकी वजह से हम कौन कौन सी चीजें देखना स्टार्ट कर देते हैं, इसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, इसका जो अनुप्रयोग है वो सीधा सीधा सरकार द्वारा कुछ चीजों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है? नियंत्रित करने के लिए। अब नियंत्रण में दो चीजें आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर शायद, प्याज बहुत महंगा हो गया था, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, प्याज को बेचे जाने की कीमत निर्धारित कर दी कि आप 20 रुपए किलो से ज्यादा पर नहीं बेचेंगे, 25 रुपए किलो से ज्यादा पर नहीं बेचेंगे। ठीक, बहुत महंगा हो गया था। ऐसा पहले भी हुआ है। तो जो चीजें, एक एक्ट है, कानून है, एसेंशियल गुड्स एक्ट, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जो बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 की वजह से मान लीजिए कोई कंपनी एक वैक्सीन बना करके लेकर के आती है और बहुत महंगी बेचने लगे, तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो लोग पैसे तो बहुत सारे देकर के ले लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे, और वो आवश्यक सारे लोगों के लिए होगी। तो जब भी कोई इस तरह की चीज आती है, वहां पे सरकार की दखलंदाजी होती है और सरकार बोलती है नहीं, ये इसमें आप मार्केट फोर्सेस को काम करने नहीं देंगे। मार्केट फोर्सेस मतलब कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से अपने आप जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है उस पर हम नहीं चलेंगे। हम किस पे चलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो इतनी ज्यादा आवश्यक चीज है, इसलिए ये मार्केट प्राइस से कम पर मिलनी चाहिए। ठीक, नॉर्मली ऐसा होता है। तो क्या हो जाता है, एक आप प्राइस सीलिंग लगाते हो। ठीक, कि आप ये देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है मान लीजिए उस वस्तु का, और ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक, यहाँ पे हमारी कीमत होती है और यहाँ पे हमारी क्या होती है, मात्रा हो जाती है, क्वांटिटी लिख देते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट आपको मिला है, इसको मान लीजिए ई नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये पॉइंट ही, इसी का प्रोजेक्शन आप अगर प्राइस वाली लाइन पे कर देते तो जो पी स्टार है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ, और क्यू स्टार जो है ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, है ना। अच्छा, अब क्या होता है, सरकार बोलती है कि नहीं भाई ये चीज इतने में नहीं मिलेगी। मान लीजिए ये 100 रुपए होता, सरकार बोलती नहीं नहीं, इसमें 80 रुपए से ज्यादा आप किसी को नहीं बेच सकते। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्राइस आपका गिर जाएगा, और सरकार ने नियंत्रित कर दिया तो प्राइस तो फिक्स्ड हो गया कि भाई अब 80 ही रहेगा। तो इस प्राइस पे हो क्या रहा है कि वास्तव में सप्लाई कर्व से आप देखेंगे तो इतनी ही सप्लाई हो रही है। सप्लाई कहां से कहां तक हो रही है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि अगर ये 0 है तो 0 से लेकर के क्यू सी डैश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्यू सी और डैश, यहां तक की सप्लाई हो रही है। ठीक, और मांग कितनी की जा रही है? मांग की जा रही है यहां से लेकर के यहां तक। क्यों? देखिए इतनी मांग हो रही है इस प्राइस लेवल पर, तो पीसी पर इतनी मांग है और इतनी सप्लाई हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे बन जाता है अधिमांग। अधिमांग समझते हैं ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा हो गई, आपने जबरदस्ती मार्केट फोर्सेस को ऐसे तैसे करते हुए अपने आप एक अलग प्राइस सेट कर दिया जो मार्केट प्राइस से कम है, और बोला कि इस पर चीजें बेची और खरीदी जाएंगी। तो उस प्राइस पर क्या हो गया, मांगने वालों की संख्या, जो मांग की मात्रा है वो ज्यादा हो गई, वस्तुओं की जिसकी मांग की जा रही है, और जितनी वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है वो कम हो गई। तो यहां से क्या निकल करके आया, यहां से निकल करके आ गया एक्सेस डिमांड। मांग ज्यादा हो गई। मांग ज्यादा होने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कमी हो गई। किस चीज की कमी हो गई? उस वस्तु की कमी हो गई। मान लीजिए ये काम गेहूं के केस में क्या होता है, किसमें? गेहूं के केस में। ठीक, कि सरकार ने बोला है कि भाई गेहूं आप इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते। हालांकि गेहूं हटा दो, यहाँ पर 100 और 80 रुपए में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, प्याज कर देते हैं। ठीक है, प्याज जो है वो आप 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते। मान लीजिए सरकार ने ऐसा कर दिया, तो उस स्थिति में इतने सारे लोग प्याज की मांग कर रहे हैं, इतने सारे लोग नहीं है, इतने ज्यादा प्याज की मांग की जा रही है और इतने ही प्याज सप्लाई हो पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो अधिमांग है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि मांग ज्यादा है। इसी को हम लोग दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि बाजार में प्याज की कमी हो गई। ठीक, अब उस कमी से क्या होगा, कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल भी प्याज ना मिले। आप ये समझ लो ना, जितने लोग खरीद रहे हैं महंगा बेच नहीं सकते, सस्ता मिलने लगा, सारे लोग लाइन में जाकर के लेने लगे। अब कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिला, ये समस्या आ सकती है। ठीक, समस्या देख रहे हैं, मार्केट फोर्सेस से अगर आप खेलोगे तो समस्याएं आती ही हैं। अच्छा, अब सोचिए, सरकार ने सोचा यार ऐसे तो ये हो जाएगा कि कुछ लोगों को तो मिल गया जो पहले लाइन में लग गए थे या जो दबंग टाइप के लोग थे, बाकी लोगों को नहीं मिल पाया। तो क्या करेगी सरकार? सरकार कहेगी कि ऐसा करते हैं कि प्याज कहीं पर भी खुले तौर पे बेचा ही नहीं जा सकता। प्याज सिर्फ और सिर्फ राशन की दुकानों पर बेचा जाएगा। कहां पे बेचा जाएगा? राशन की दुकानों को। और राशन की दुकान पर सारे लोगों को हम लोग राशन कूपन दे देंगे कि हर इंसान को 1 महीने के लिए 2 किलो प्याज ही मिलेगा।
तो आपके पास वो कूपन है तभी आपको प्याज मिलेगा, और सरकार ही कूपन छाप करके बांट देगी। तो सरकार क्या करेगी, सारे ही लोगों को जितना जितना चाहिए है उतना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम 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 सारे लोगों को दे सकती है। ठीक, अच्छा अब क्या हो जाएगा, राशन कूपन जब मिल जाता है ना, तो होता क्या है, राशन कूपन से मुझे मान लीजिए चाहे जरूरत है 4 किलो की महीने भर में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है प्याज, प्याज का मैं रायता भी खाता हूँ, प्याज का मैं सलाद भी खाता हूँ, हर सब्जी में मुझे प्याज चाहिए। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मुझे प्याज इतना पसंद है और मुझे 2 किलो ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, और साथ में मान लीजिए कि मेरे पास पैसा भी है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सरकार द्वारा बनाए गए एक आर्टिफिशियल सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, पहली बात तो मुझे इस बात पे गुस्सा आती है कि भाई मैं अपना ऑफिस का काम कर लूं, या फिर मैं अपने वीडियोस बना लूं, या फिर मैं खुद अपनी पढ़ाई कर लूं, या फिर मैं खेल लूं, मुझे लाइन में क्यों खड़ा कर दिया, क्योंकि कूपन है, अब उसी दुकान पे मिल रहा है तो आपको लाइन में खड़ा होगा। तो लाइन में खड़े होने से आपने क्या किया, जो उतने सारे उपभोक्ता हैं वो कुछ कुछ अपने मन का काम कर रहे होते, उनकी यूटिलिटी बढ़ती, उनके लिए उपयोगिता ज्यादा होती जिस काम की, आपने वो समय उनका बर्बाद कर दिया। तो पूरी इकोनॉमिक्स, जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, उसको नुकसान हुआ। दूसरा क्या हुआ, कुछ लोग जिनको 2 किलो प्याज से काम चलेगा ही नहीं, वो क्या बोलेंगे, किसी और ने 2 किलो प्याज खरीद लिया, उससे कहेंगे देखो तुमको तो मिल ही गया 2 किलो, मैं तुमको ज्यादा पैसे देता हूं। ठीक, तो सरकार तो चाहती है सबको उतना उतना मिले, लेकिन ऐसे में क्या हो जा रहा है, मैं जिन लोगों ने पहले से प्याज खरीद लिया उनसे, या फिर बाजार से ही ब्लैक मार्केट बना दिया। क्या बना दिया, काला बाजार। सरकार तो बोल रही है ऐसे नहीं खरीद सकते, सरकार से छिप करके ही जो चीजें की जा रही होती हैं। देखो काला धन है, 2 तरह का होता है। एक काला धन होता है कि इलीगल एक्टिविटीज से आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो, आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहे हो, इस तरह की चीजें जो बिल्कुल ही गलत है, जिससे पूरे पूरे समाज का सीधा सीधा नुकसान है, तो वो क्या हो गया, वो काला धन है, वहां से बनकर के आ रहा है। दूसरा काला धन क्या होता है, दूसरा काला धन होता है, सरकार बोलती है बहुत सारी चीजों में कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, अब मार्केट फोर्सेस बोल रहे हैं कि भाई ये चीज तो हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ कुछ कंट्रीज में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका में ही कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर, जिसको हम लोग मारिजुआना बोलते हैं, गांजा, वो लीगल होती है। अब भारत में भी बहुत सारी जगह पर इसका इलीगल नेटवर्क चलता है, बहुत सारे लोग खरीद करके लेकर के आते हैं, सरकार की नजर में तो बिक नहीं रहा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ही है कि होना नहीं चाहिए ट्रेड, तो सरकार तो इसको देख ही नहीं सकती है, लेकिन ट्रेड तो चल रहा है। तो उस वजह से जो भी आमदनी हो रही है, जो लोग बेच रहे हैं उनकी, और जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वो लोग भी, तो वो लोग अपना हिसाब किताब नहीं देते सरकार को कि हमने ये पैसे कहां खर्च किए, नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी काम में किया जो इलीगल है। ठीक, लेकिन वो इलीगल, अब उसको लेकर के भी उसमें स्वास्थ्य के फायदे हैं, नुकसान, उसकी बात भी आ सकती है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिसको लेकर के सीधा सीधा समाज को या फिर देश को नुकसान नहीं है, वैसी बहुत सारी वस्तुओं में भी सरकार की योजनाओं की वजह से कालाबाजारी होने लग जाती है। सरकार बोलती नहीं इतना ही खरीदोगे, यहां से ही खरीदोगे, लोग बोलते ऐसा क्यों करें, क्यों, क्योंकि मार्केट फोर्स है। लोग का मतलब क्या हुआ, लोग मिलकर के तो मार्केट फोर्स बना रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ ऐसा काला धन भी होता है जो सरकार की नजर में इलीगल एक्टिविटीज से हुआ है, लेकिन वो इलीगल एक्टिविटीज वास्तव में समाज के लिए उतनी ज्यादा हानिकारक हो ये जरूरी नहीं है। तो काले धन के भी 2 प्रकार होते हैं। अब वो जो काला धन बन रहा होता है जिन बाजारों में, उन्हीं को हम लोग बोलते क्या है, काला बाजार। तो इकोनॉमिक्स में क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट फोर्सेस से अगर सरकार छेड़खानी करेगी तो समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या आई थी, पहले तो लंबी कतार की समस्या आई थी, सरकार ने बहुत सारे लोगों के टाइम को बर्बाद कर दिया जबरदस्ती। अगर मार्केट चल रहा होता तो लोग अपने अपने हिसाब से कहीं खरीदते रहते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो गया था, जिसको कम मात्रा से जो नाखुश है उसे तो भाई ज्यादा ही चाहिए, वो जाएगा काला बाजार में खरीदने, क्योंकि सरकार ने तो उसे बोल दिया कि नहीं आपको 2 ही किलो प्याज खरीदना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जा रहा है, जबरदस्ती एक काला बाजार बन जा रहा है। ठीक, तो ये एक समस्या होती है। फिर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मालूम है, जबरदस्ती की आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी कि देखो यहाँ पे तो कहीं प्याज नहीं बिक रहा है, यहाँ पे तो प्याज नहीं बिक रहा है। ठीक, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। फिर उसमें क्या होगा, करप्शन आ जाएगा। कोई पुलिस वाला होगा, बोलेगा कि आपने 2 किलो की जगह 4 किलो प्याज ले लिया, तो ऐसा करो आप मुझे भी 50 रुपए लाओ। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि पुलिस वाले को भी लगेगा कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया भाई, 2 किलो ज्यादा प्याज तो ले लिया है, तो मैं तुमको जेल में डाल दूं, उसके बाद से लंबी लिखा पड़ा, तो इससे अच्छा है तुम मुझे थोड़े और पैसे दो। तो वहां से क्या होता है, समाज जब इस तरह की सरकार योजनाएं लेकर के आती है तो समाज में कई लोगों को अनैतिक काम करने के लिए भी विवश कर देती है। ऐसा तो बोलना बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा दम लगा करके बोलना हो जाएगा, लेकिन हाँ, विवश ना कह करके उनको गलत तरह का काम करने के लिए माहौल बना देती है। ठीक, तो इसलिए पॉलिसीज बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, सोचिए। अब देखिए दूसरी तरह का जो हस्तक्षेप होता है, ये तो कैसा हस्तक्षेप था कि जो चीजें बहुत जरूरी हैं खाने पीने की, उनमें इतनी ज्यादा महंगाई ना हो जाए कि बहुत सारे लोग खरीद ना पाए। तो उद्देश्य बहुत अच्छा था, यहां पर जो सरकार की मंशा थी वो उपभोक्ताओं की मदद की थी, लेकिन इतनी सारी तरह की और समस्याएं आ सकती हैं। अब देखिए,
दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि कुछ चीज ऐसी होती है जो बहुत ही सस्ती बिक रही होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ, फर्रुखाबाद जिला हमारा पहले पड़ा करता था, अभी कन्नौज पड़ता है। और बचपन में मैंने पढ़ा था कि फर्रुखाबाद जिले में पूरे देश में सबसे ज्यादा आलू होता है, और काफी बात सही भी है। तब बड़ा जिला था, अब 2 हिस्से हो गए, लेकिन अभी भी मेरे क्षेत्र में बहुत आलू होता है। और वो आलू कोल्ड स्टोरेज फॉर्म्स में जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं उसमें रख दिया जाता है। फिर वहां से कई बार किसान वापस नहीं ला पाता, क्योंकि 1 रुपए किलो के आसपास अभी लागत आती है कोल्ड स्टोर में रखने की, रखाई उसको बोलते हैं। तो कई बार आलू इतना सस्ता हो जाता है कि आलू फिर कोल्ड स्टोर भी उसको पता है कि कोई किसान खरीदने नहीं आ रहा है, तो कई बार कोल्ड स्टोर के बाहर आपको सड़े सड़े बहुत स्मेल आती है दूर तक। तो आप बस से जा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आलू खराब हो गया है। ठीक, अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतनी ज्यादा पैदावार हो गई, पैदावार इतनी ज्यादा हो गई और उतना कंजम्पशन ही नहीं है, खाने वाले लोग ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, फिर आलू को फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से पहुंचा पाए, देश में बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां पर आलू उसी टाइम पर भी महंगा मिल रहा होता है, तो अगर उसी आलू को हम अच्छी तरह से बना करके भेज पाए, इसमें आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ना। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। देखिए, जीएसटी ने ये काम अच्छा करने की दिशा में किया है कि आपको जबरदस्ती स्टेट्स के बॉर्डर पे खड़े नहीं करने पड़ेंगे, ट्रक्स सही टाइम पे पहुंच जाएगा। सब्जियां खराब हो जाती है कई बार ट्रक्स में खड़ी खड़ी, तो इस तरह की चीजें आपको बना करके ऐसे ट्रक्स हो जिसमें आप हीटिंग का काम हो, जैसे दूध ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें हीटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, ठंडा ही बना रहता है, तो इस तरह का एक रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक्स की भी जरूरत पड़े। तो बहुत सारे तरह का हमें अपनी ही फसलों को बचा करके पूरे देश का जो मार्केट है या फिर दुनिया भर का, हम तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ना, वहां पर सही से पहुंचाया जाए तो इस तरह की बर्बादी से रोका जा सकता है। और साथ में सरकार ये सोचती है कि यार बहुत बार किसान आत्महत्या करते हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती है, तो सरकार एमएसपी लेकर के आती है, इस तरह की योजनाएं लेकर के आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य। इसमें क्या होता है, सरकार बोलती है कि ठीक है, आपकी कुल मिला के कितनी लागत आई, मान लीजिए आपकी लागत आई है सब कुछ खेती करने में 10,000 रुपए की, तो सरकार बोलती है चलिए आपको जो सामान है वो हम 25,000 रुपए में तो खरीद ही लेंगे, कोई नहीं खरीदेगा तो ठीक। तो ये कब करती है सरकार? ये तब करती है जब 25,000 रुपए में नहीं बिक रहा होता है। तो मार्केट फोर्स तो बोल रहा है कि नहीं नहीं आपको 20,000 में ही खरीदना है, एक उदाहरण दे रहा हूं खाली है, ठीक है, लेकिन सरकार बोल देती है कि नहीं भाई 25,000 रुपए में तो हम ही खरीद लेंगे। ठीक, ये क्यों करती है सरकार? किसानों की आत्महत्या बचाने के लिए। कई बार उनको कीमत जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, कई बार ज्यादा पैदावार हो गई, किसानों को तो जानकारी नहीं है कि कुल मिलाकर के कितना आलू पैदा हो रहा है इस बार। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोल देती है कि भाई प्राइस सीलिंग, हम उसको बोलते हैं कि ये सीलिंग है, आपको कुछ भी अगर खरीदना है या बेचने की बात है तो आप समझ जाओ ना, इससे ज्यादा पर नहीं। सीलिंग मतलब छत को बोलते हैं, तो ये छत है प्राइस की, मतलब समझिए यहाँ पे आप बैठे हुए हो तो आपकी ये छत कर दी, पहले छत ऊपर तक थी, ज्यादा प्राइस था, अब छत नीचे कर दी है कि यही आपकी प्राइस सीलिंग है, इससे नीचे ही आप बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। ठीक, तो ये किस कब किया गया था, जब आवश्यक वस्तुओं की को खरीदने में लेकर के दिक्कत होने लगी थी लोगों को। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मान लीजिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये हमारा एक नया सरकार ने बोला कि नहीं नहीं कम से कम इतने में तो हम खरीद लेंगे, तो कम से कम इतने में खरीद लेंगे, मतलब ना फ्लोर बना दिया। ये फ्लोर है, फ्लोर समझ रहे हैं, जो फर्श है, तो फर्श पर अगर आप बैठ जाओगे तो पहले आपकी फर्श यहां पर हुआ करती थी शायद, फिर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर बैठ गया, लेकिन सरकार ने बोला नहीं नहीं यहां नहीं, यहां बैठो। अब यहां पर बैठोगे तो इसके ऊपर ही जा पाओगे, यहां से नीचे में आपको बैठने ही नहीं देंगे, मतलब इससे कम जाएगा तो हम ही खरीद लेंगे, है ना। तो इससे जब ऐसी स्थिति होती तो क्या हो जाता है, सोचिए, ये तो आपका इक्विलिब्रियम पे था, तो आपको पी स्टार और क्यू स्टार, ये तो आपकी हो गई संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन जैसे सरकार ने आपको फ्लोर प्राइस ऊपर कर दिया, वैसे क्या हुआ, ये आपका है सप्लाई कर और ये आपका है डिमांड कर। तो ऐसे में आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार सप्लाई, देखिए डिमांड हो रही है इतनी और सप्लाई हो रही है ज्यादा, ठीक, यहां तक, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो यहां पर क्या समस्या आ गई, यहां पर समस्या आ गई अधिपूर्ति की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब एक्सेस सप्लाई से क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई अगर आप याद करिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जब भी ज्यादा सप्लाई होगी तो बहुत सारे लोग, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, यार हम कम दाम में बेच देते हैं ना, क्यों ज्यादा हम बेचें। लेकिन कम दाम में बेचने का उद्देश्य ही नहीं है, सरकार का उद्देश्य क्या है कि कम से कम इस पे बिके, जो पीएफ लिखा हुआ है, पी एफ, एफ मतलब फ्लोर, पी मतलब प्राइस, तो ये जो न्यूनतम राशि है, निम्नतम निर्धारित कीमत है, इससे तो कम में बेचना ही नहीं है, इससे कम में कोई बेच ही ना पाए। और अगर इससे कम में बेचने की तरफ प्रेरित क्यों होंगे ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि यार इनके पास तो ज्यादा सप्लाई होगी, लोग इतना खरीद ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या करती है सरकार, आ जाती है सरकार, बोलती है मैं हूं माई बाप
और मैं खरीद लूंगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार जो भी अधिपूर्ति के कारण कीमत गिरने से रोकने के लिए जो अधिशेष है, अधिशेष कहां पर है, यही अधिशेष हो गया, ये सरप्लस हो गया। क्यों? क्योंकि लोग इतना ही खरीदना चाह रहे हैं इस प्राइस पर और सप्लाई करने वाले इतने सारे लोग हो गए हैं, तो कुल टोटल जो वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है वो इतनी है और इतनी वस्तुओं की मांग है, तो ये जो एडिशनल पूर्ति हो गई, जो एडिशनल सप्लाई है वो सरकार को खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे में भी सरकार क्या करती है, कई बार हमारे यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई उसको बोलते हैं, वो इस तरह की जो आवश्यक वस्तुएं हैं या फिर जिसमें एमएसपी की बात होती है वहां पर खुद से खरीद लेती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिपूर्ति के कारण कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार को पूर्व निर्धारित कीमत पर अधिशेष को खरीदना पड़ जाता है। अधिशेष यही जो सरप्लस है। तो हुआ क्या, देखो फटाफट, यहां पर तो भाई अधिमांग बन गई थी, तो यहां पर अधिमांग की वजह से लोग ज्यादा पैसा ऊपर ना बढ़ाने लग जाएं, तो ऐसे में कालाबाजारी होने लग जाती है, लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई तो खरीदेगा नहीं। यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि भाई कुल मांग इतनी ही रह जाएगी और पूर्ति इतनी है, तो यहाँ पर भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। तो यहां से भी समस्या बन जाती है, यहां से बन जाती है। नियत अच्छी है सरकार की, लेकिन यह हमें क्या बताता है कि मार्केट फोर्सेस से छेड़खानी करोगे तो कुछ तो समस्या होगा, है ना। तो वही चीज है। अब हम लोगों ने ये देख लिया। अब अगले वीडियो में हमारे इस चैप्टर में एक बॉक्स दे रखा था अलग से, जिसमें हम लोग ने वेजेस और लेबर की बात की थी, उसके इक्विलिब्रियम को देखेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।